Hello everyone, welcome to today's session. Today we are going to discuss important questions of history from EPFO 2015 question paper. EPFO 2015 के प्रश्न पत्र में जो भी इतिहास से सवाल आए हैं उनको आज डिस्कस करेंगे हम. So let us begin. एक चीज़ मैं आप सबको बताऊं कि सबसे पहले जो ट्रेंड है EPFO का 2012 में 5 क्वेश्चंस देखे हमने हिस्ट्री से. 2015 में भी 5 क्वेश्चंस लगभग हिस्ट्री से हैं, 5 से 6. और जो 2017 का पेपर है उसमें 15 से 20 क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री में से हैं. तो हिस्ट्री का जो वेटेज है वो बढ़ता जा रहा है. हिस्ट्री को आप इग्नोर नहीं कर सकते. 15 से 20 क्वेश्चन है जो लेटेस्ट 17 वाला पेपर हुआ है उसमें. अब इस बार कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं यू नेवर नो. ओके, चलिए शुरू करते हैं 15 का डिस्कशन. सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वर फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ये जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं थोड़े, जिनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है, उनको सॉल्व करने का तरीका देखिए. क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पहली बार भारत में ब्रिटिश शासन के समय स्थापित किया गया था? पहली बार पूछा गया है आपसे. ओके, सबसे पहले ऑप्शंस को पढ़िए अच्छे से. ऑप्शन नंबर 1 इज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड जूट इंडस्ट्री. सूती वस्त्र उद्योग और जूट का उद्योग. सेकेंड इज जूट उद्योग, जूट इंडस्ट्री एंड आयरन स्टील इंडस्ट्री. तीसरा है कॉटन टेक्सटाइल एंड केमिकल इंडस्ट्री. चौथा है जूट इंडस्ट्री एंड केमिकल इंडस्ट्री. ओके, सो आप ये ध्यान रखिए, कॉटन, जूट, आयरन एंड स्टील और केमिकल, ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास. ओके, अब ये जो 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, कॉटन इज बेसिकली और जूट जो सबसे पहले हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ने को मिलते हैं. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज अगर आपको याद होगा तो आप इसको पढ़ते हैं लेट 19th सेंचुरी में, नॉट इन फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी. तो आयरन एंड स्टील और केमिकल तो बहुत ही बाद में आया है. ये क्वेश्चन आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन बुक में से नहीं आया है. बुक में ही आप जब पढ़ते हैं हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं. ओके, तो कॉटन और जूट का उद्योग जो है ये आयरन स्टील लेट आने के कारण ऑप्शन हो जाता है कैंसिल. एंड देन केमिकल यहाँ है, केमिकल यहाँ है, तो ये दोनों ऑप्शंस भी गलत हो जाते हैं. बचता क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कॉटन टेक्सटाइल एंड जूट इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग और जूट का उद्योग. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. सबसे पहले भारतवर्ष में ब्रिटिश काल में जो भी इंडस्ट्रीज लगी थी वो सूती वस्त्रों की और जूट की इंडस्ट्रीज लगी थी. सबसे पहली जो लगी थी 1851 में बॉम्बे कॉटन मिल शायद नाम था उसका, टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी थी 1851 में. ओके, रिमेंबर दिस फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931. इजी क्वेश्चन. गांधी इरविन पैक्ट 1931 में क्या क्या प्रोविजंस थे, क्या क्या प्रावधान थे? निम्नलिखित में से कौन से पहलू, मुख्य पहलू गांधी इरविन समझौते जो कि 1931 में हुआ उससे ताल्लुक रखते हैं, उससे संबंधित हैं? ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज, सेंटेंस 1 इज सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन का निलंबन. क्या समय काल है गांधी इरविन पैक्ट का? 1931-32. ओके, इस समय काल में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो चला रहे थे महात्मा गांधी. तो अब हुआ क्या, देखिए, गांधी इरविन पैक्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो हम 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की बात जरूर करेंगे. जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, एक प्रश्न यहां से बनता है कि इसमें से कौन सी कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सहभागिता की, पार्टिसिपेट किया, और कौन कौन सी में नहीं किया. ओके, सबसे पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्या ऐसी मांग रखी गई थी गांधी इरविन पैक्ट में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी चला रहे थे उनको उस आंदोलन को गांधी जी को समाप्त करना था? सेकेंड इज टू टेक पार्ट इन देन फोर्थकमिंग शिमला कॉन्फ्रेंस, जो शिमला कॉन्फ्रेंस थी उसमें पार्टिसिपेट करना था, उसमें पार्टिसिपेट करने की बात की गई थी. थर्ड इज पे टैक्सेस फॉर द पीरियड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन जब तक चल रहा है उस समय काल तक के लिए टैक्सेस का पेमेंट करना था. एंड फोर्थ इज रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे. हु आर पॉलिटिकल प्रिजनर्स?
कौन से राजनीतिक कैदी किनको कहा गया था? वो सारे लोग जो भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर को अलग अलग मंचों पर अलग अलग जगहों पर रिप्रेजेंट कर रहे थे और उनको पकड़ करके ब्रिटिश सरकार ने जेल में डाल दिया था। तो क्या उनको छुड़वाने की बात की गई थी? जी, ये बात की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 एंड सेंटेंस 1 एंड 4 आर राइट। सो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 एंड 4 ओनली। देखिए, शिमला कॉन्फ्रेंस का बिल्कुल कोई भी रिश्ता नहीं है गांधी इरविन पैक्ट से। शिमला कॉन्फ्रेंस इज डिफरेंट टॉपिक। गांधी इरविन पैक्ट में बात की गई थी कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, गांधी जी ने कहा था आप उनको छोड़िए। उसके अलावा जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी चला रहे थे, उसको बंद करने की, उसको समाप्त करने की मांग रखी थी अंग्रेजों ने। उसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट डिमांड गांधी जी ने रखी थी, याद कीजिएगा, हो सकता है याद रखिएगा इस बात को कि अभी नहीं पूछा गया, आगे आने वाले सालों में पूछ लिया जाए, इस बार जो पेपर आ रहा है उसमें पूछ लिया जाए, कि गांधी जी ने कहा था कि हमें पर्सनल कंजम्पशन के लिए, खुद के यूज के लिए नमक बनाने की परमिशन दी जाए, सॉल्ट को बनाने की परमिशन दी जाए पर्सनल यूज के लिए। ओके, सो ये जो भी डिमांड्स हैं इन सबको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 एंड 4। और कुछ टैक्सेस जैसे भी कोई भी बात नहीं की गई थी उसमें। ओवरऑल जो बात की गई है वो यही की गई है, अंग्रेजों ने कहा है कि आप सविनय अवज्ञा को खत्म कीजिए और आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कीजिए, ये अंग्रेजों की मांग थी। और उसके अलावा गांधी जी ने बहुत लंबी एक लिस्ट रखी थी, उसमें से कुछ मांगों को एक्सेप्ट किया गया था और कुछ को नहीं किया गया था। ओके, अब देखिए, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, क्या हुआ था? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हिस्ट्री पढ़ने का तरीका है कि जो मेन चीज़ें हैं एटलीस्ट वो तो आपको याद होनी ही चाहिए, उससे कनेक्ट करके आप बाकी सारी चीज़ें सॉल्व कर लेंगे। जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। रिमेंबर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। महात्मा गांधी गए थे रिप्रेजेंट करने। फर्स्ट में कोई भी नहीं गया था कांग्रेस से, थर्ड में भी कोई नहीं गया था, सेकंड में सिर्फ गए थे। और यही सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्यों गए थे? जब गांधी इरविन पैक्ट हो गया था, उसके बाद गांधी जी ने इस पैक्ट के एक प्रोविजन, प्रावधान के अंडर कहा था कि ठीक है, मैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करूंगा। ओके, नेक्स्ट इज द खिलाफत कमिटी एक्सेप्टेड महात्मा गांधी सजेशन for a non-violent, non-cooperation protest against the government in its meeting at। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट आपको समझाना है। खिलाफत कमेटी ने महात्मा गांधी से, खिलाफत समिति ने अपनी बैठक में सरकार के खिलाफ अहिंसक असहयोग विरोध के लिए महात्मा गांधी के सुझाव को स्वीकार कर लिया। ये जो स्वीकृति दी थी खिलाफत समिति ने, वो कौन से जगह पर उसका सेशन हो रहा था, मीटिंग हो रही थी, जहां पे दी गई थी? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। बॉम्बे था, नागपुर था, इलाहाबाद था या कानपुर था? ऑप्शन सी, इलाहाबाद इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट। ये कुछ 3 इंसिडेंसेस दिए हुए हैं, घटनाक्रम बताना है आपको इनका कि इनमें से सबसे पहली कौन सी चीज हुई थी और उसके बाद क्या हुआ था। इसको एक सीक्वेंस में हमें लगाना है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है? डिक्लाइन इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन, सेकंड इज कॉटन बूम इन इंडिया, थर्ड इज सिविल वॉर इन अमेरिका। अब ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी थोड़ा। अमेरिका में गृह युद्ध, भारत में कॉटन का बूम, भारतीय कपास के निर्यात में गिरावट। ब्रिटिशर्स के पास क्या था? ब्रिटिशर्स के पास था मैनचेस्टर और लैंकशायर। सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ था वो हुआ था ब्रिटेन में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो सबसे पहले हुआ था वो हुआ था ब्रिटेन में। ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई थी, बहुत सारे उद्योग लगे थे। और लैंकशायर और मैनचेस्टर 2 ऐसे टाउन्स थे ब्रिटेन के जहाँ पे, जिनको पूरा हब माना जाता था टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। ओके, वहाँ पे जो भी कपड़ा बनता था वो सारा का सारा कपड़ा जो है जाता था, आता था इंडिया। और वहाँ वो कपड़ा बनने के लिए जो भी रॉ मटेरियल है, कॉटन है, वो सारा जाता था इंडिया से। तो अब हो क्या रहा है कि अमेरिका में सिविल वॉर हुई, 1850s का समय है लगभग। अमेरिका में जब गृह युद्ध हुआ, जितना भी कॉटन ब्रिटिशर्स लेते थे अमेरिका से, वो सारा का सारा कॉटन अमेरिका से आना हो गया बंद।
अब ब्रिटिशर्स को चाहिए अपना रॉ मटेरियल लाने के लिए कोई नई जगह, और ब्रिटिशर्स की अच्छी खासी कॉलोनी उपनिवेश भारतवर्ष में इस्टेब्लिश हो चुका था। तो ब्रिटिशर्स ने वो जितना भी रॉ मटेरियल था उसको इंडिया से एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और इंडिया से जब एक्सपोर्ट शुरू हुआ तभी यहाँ पे बोल करके कॉटन की खेती किसानों से कराई गई, और सारा का सारा कॉटन बहुत ही कम दाम में लंदन, मैनचेस्टर, लैंकशायर और पूरे ब्रिटेन के सिटीज़ में भेजा जाने लगा कि वहाँ पे कपड़ा बने। तो अब आप इस स्टोरी से इसको सीक्वेंस में लगा सकते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था? अमेरिका में हुआ था सिविल वॉर। सबसे पहले इंडिया में डिक्लाइन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन हुआ था। सबसे पहले इंडिया का जो कॉटन था वो कम था, उसका एक्सपोर्ट कम था, निर्यात। उसके बाद हुआ अमेरिका में गृह युद्ध, और फिर गृह युद्ध होने के बाद उसके कारणवश उसके परिणाम स्वरूप भारतवर्ष में आया कॉटन का बूम। यहाँ के किसानों से कह कह करके कॉटन की खेती कराई गई। ओके, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 1 डिक्लाइन इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन, देन 3 सिविल वॉर इन अमेरिका, एंड 2 कॉटन बूम इन इंडिया। Do we have this option? Yes, option number A, 1, 3 and 2 is the right answer. Next is theoretical question है, factual. The problem of rupee was whose thesis? किसकी DS thesis थी? रुपये की समस्या। याद करना होगा आपको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की थीसिस जो थी उसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़, और इसमें इंडिया के मनी मार्केट और जितने भी इंडिया में चैलेंजेस थे मनी मार्केट के एंड मॉनेटरी जितनी भी पॉलिसीज़ थी उन सब का जिक्र किया गया, मौद्रिक नीतियों का जिक्र किया गया डॉक्टर अंबेडकर द्वारा। डॉक्टर अंबेडकर को और किस लिए जाना जाता है? द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान है उसके पिता, उसके जनक के नाम से जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो ये क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट 2015 से। दिस इज ऑल अबाउट 2015। अगले सेशन में हम 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। और याद रखिएगा, हिस्ट्री का वेटेज बढ़ता जा रहा है तो हिस्ट्री को आप इग्नोर नहीं कर सकते। 2017 में 15 से 20 क्वेश्चन जो हैं वो हिस्ट्री से आए हैं। Till then, stay tuned, keep studying. Thank you so much.